लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर एक बलात्कारी थे, जनता की नज़र में एक बलात्कारी हैं और जनता की नज़र में एक बलात्कारी रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की कुवत और हैसियत नहीं है राजनीति में, तो योगी आदित्यनाथ जी एक देश के सबसे बड़े धोखेबाज नेता के रूप में जाने जाएंगे। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ईद बकरीद, इसी के इर्द गिर्द योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति होती थी। दंगा में वो योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल थे। पच्चीस हजार कार्यकर्ताओं का जो देखभाल नहीं कर सकता है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 25 करोड़ जनता की देखभाली की जिम्मेदारी सौंप दी। झूठ, छल, परपंच और धोखे की यह सरकार है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में पीडीए ने अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, 403 विधानसभा क्षेत्रों के आप चुनाव परिणाम का मूल्यांकन करेंगे तो जीत की दहलीज पर हम खड़े थे। खुल के नहीं बोलेंगे। मनीष सिंह कभी डरते और झुकते नहीं है। एक ही चीज सत्य है, मृत्यु। जितना मैं जानूंगा वो मेरी जुबान पर रहेगा। नमस्कार, मैं बबलू कुमार। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योजन सभा के 6 वर्ष तक रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व वर्तमान समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मनीष सिंह। देवरिया में रामपुर कारखाना क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में भी हैं। आइए आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं इनके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। भारत की बात में। और जैसा कि हम पहली बार आपसे मिले हैं, आपके समुच्च पहली बार हम बैठ रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में किस नज़र से आप देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि को और उनके राजनीतिक व्यवहार का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी एक देश के सबसे बड़े धोखेबाज नेता के रूप में जाने जाएंगे। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जिस नेता ने अपने कार्यकर्ताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया हो, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं के प्रति वफादार न रहा हो, जो नेता अपने कार्यकर्ताओं के दिनचर्या और उनकी जीवन शैली के बारे में पता न रखता हो और सिर्फ अपनी सत्ता की लोलुपता के लिए दौड़ भाग करता हो, उस नेता को आप एक बेहतर नेता के रूप में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? बात योगी आदित्यनाथ जी की हिंदुआ वाहिनी की करते हैं। हिंदुआ वाहिनी को जब योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया और योगी आदित्यनाथ जी ने उस संगठन का निर्माण करने के बाद से धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और पूर्वांचल के तकरीबन 23 जनपदों में उन्होंने अपने संगठन को विस्तार दिया। बहुत सारे नौजवान उनसे जुड़े। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ईद बकरीद, इसी के इर्द गिर्द योगी आदित्यनाथ जी की राजनीति होती थी। कम उम्र के नौजवानों को जब उन्होंने अपने साथ जोड़ा और अपने साथ जोड़ने के बाद से तमाम धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिशें की गई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, हमारी पार्टी की सरकार थी। उस दौरान योगी आदित्यनाथ जी अपनी उफान पर हिंदुआ वाहिनी को लेकर के थे। हिंदू मुसलमान के झगड़े होते थे, दंगे होते थे, योगी आदित्यनाथ भड़काऊ भाषण देते थे, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हुए विपक्ष के नेताओं को तमाम तरह के आरोप लगाते हुए उन्हें बहुत खराब शब्दों से संबोधित करते थे। योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं। हाँ, बिल्कुल। 25,000 से ऊपर हिंदुआ वाहिनी के कार्यकर्ताओं को तकरीबन 23 जनपदों में, जो पूर्वी यूपी के 23 जनपद हैं, उनमें 25,000 से ऊपर ऐसे नौजवानों को मैं जानता हूं। आप प्रत्येक जनपदों में चाहिए तो अपने रिपोर्टर्स भेज करके पता कर लीजिएगा। आज के तारीख में उनके ऊपर जब वो धार्मिक उन्माद कर रहे थे, दंगा में वो योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल थे, उनके ऊपर गैंगस्टर लगे, गुंडा एक्ट लगे, धार्मिक ध्रुवीकरण और धार्मिक उन्माद फैलाने के मुकदमे दर्ज हुए। योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हिंदुआ वाहिनी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देते हैं और वही कार्यकर्ता जिनके बल पर वो धार्मिक उन्माद फैलाते थे, उन कार्यकर्ताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया। आज के तारीख में उन कार्यकर्ताओं को ना तो पूछते हैं, ना उनका सूद लेते हैं,
न उनके बारे में ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जिन कार्यकर्ताओं के बल पर वो इस कुर्सी तक पहुंचे हैं, वो कार्यकर्ता आज के समय में कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता वो अभी भी हिंदू युवा वाहिनी में ही है कि वो भी बीजेपी में ही शामिल हो गए? जैसे पार्टी तो ने शामिल कर लिया, इनके कार्यकर्ताओं को लिया कि नहीं लिया, ये मैं जानना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी जब नेता ही अपने कार्यकर्ता को नहीं पूछेगा तो वो तो कचहरी के दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। उनके पासपोर्ट बन नहीं सकते, सरकारी नौकरियों में जा नहीं सकते, इसलिए कि उनके ऊपर तमाम गंभीर और आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वो तो मारे मारे फिर रहे हैं, कचहरी से लेकर के घर तक। घर के माँ बाप है उनको अलग गाली देते हैं, 100 रुपए 200 रुपए वकील को फीस देनी होती है, दस्तावेज बनवाने होते हैं, तारीखों पे जाना होता है, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाना होता है। कहाँ से पैसे आएंगे? उन नौजवानों से आपने योगी आदित्यनाथ जी ने तो जिंदाबाद बुलवाया, नारा अपना लगवाया, जय घोष कराया, हिंदू मुसलमान के बीच खाइयां बांटते चले गए। लेकिन आज के समय में वह कार्यकर्ता मारे मारे फिर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के ऊपर उसी तरह के मुकदमे आज भी दर्ज हैं। जब नेता अपने कार्यकर्ताओं का सूद नहीं लेगा, जब अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ देगा उनके हाल पर, तो वफादार कैसे हो सकता है? जो नेता अपने कार्यकर्ताओं का वफादार नहीं है, 25,000 कार्यकर्ताओं का जो देखभाल नहीं कर सकता है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 25 करोड़ जनता की देखभाली की जिम्मेदारी सौंप दी। तो जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए वफादार ना हो, वो जनता के प्रति वफादार कैसे हो सकता है? नहीं बिल्कुल, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, तो क्या जब दोबारा चुनाव हुआ, जब दोबारा ये मुख्यमंत्री बने, तो क्या ये कार्यकर्ता उस समय इनके साथ में नहीं थे? झूठ, छल, परपंच और धोखे की यह सरकार है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में पीडीए ने अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था, 403 विधानसभा क्षेत्रों के आप चुनाव परिणाम का मूल्यांकन करेंगे तो जीत की दहलीज पर हम खड़े थे। श्री अखिलेश यादव जी ने गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान, मजदूर की बात किया, छात्रों की बात किया, और हिंदुस्तान के वाहिद इकलौते नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मुझे, मेरी पार्टी को या मेरी विचारधारा को अगर आप समर्थन देते हैं, अगर हम लोग सरकार में आते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आप बनाते हैं, तो पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 12,40,000 सरकारी विभागों में जो पद खाली हैं, पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के होनहार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की कुवत और हैसियत नहीं है राजनीति में कि वह डंके की चोट पर सरकारी नौकरी देने की बात पूरी उत्तर प्रदेश की आवाम के सामने कह सके। यही फर्क है हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी में और योगी आदित्यनाथ में। उस समय 2022 में 12,40,000 सरकारी पद खाली थे, अब तो 16 लाख से ऊपर पद खाली हो चुके हैं। पद सृजन की तो बात छोड़ दीजिए, जो रिक्त पद हैं उनको भरने की बात नहीं हो रही है। आरक्षण का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण के लिए सड़कों पर। अब आप सोचिए कि कैसी सरकार है, कैसे हुक्मरान है। ये हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, लेकिन पिछड़ों के हक को उनकी ही सरकार में दफन किया जा रहा है। उनकी ही सरकार में पिछड़ों को अपने आरक्षण के लिए उनके मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देना पड़ता है। आप पानी का बौछारा उनके ऊपर मरवाते हैं, लाठियां पड़ती हैं, पीठ की चमड़ियां आप उधेड़ देने की बात कहते हैं, हमारे घरों पर बुलडोजर देखने की बात मैं रोकना चाहूंगा, हमारे कितने पत्रकार साथी उस लेपिड में आते हैं, उनको भी लाठियां पड़ती हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी व्यवहारिक मुख्यमंत्री नहीं है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी एक प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और डेमोक्रेटिक लीडर है। वह लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और आपके सामने एक सवाल छोड़ करके जाऊंगा, पूछिएगा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री आवास के सामने का रास्ता बंद था। योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं, उस रास्ते से आम जनता आज तक उस रास्ते से मुख्यमंत्री आवास के सामने से निकली नहीं होगी। वो मुख्यमंत्री का रास्ता नहीं है, वह जनता का रास्ता है। परिंदा भी पर न मार पाए, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का सुरक्षा कवच है। किससे डरते हैं आप? आप तो कहते हैं कि मैं संत हूं, तो संत को किस बात का भय है, किससे डर है? वह सड़क जनता की है। उस सड़क पर बहुत सारे मिनिस्टरों के घर है, मुख्यमंत्रियों के घर है, उनको भी घूम करके जाना पड़ता है। जब जनता के लिए जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री रास्ता नहीं अपना दे सकता है,
तो वह गांव के लोगों को रास्ता कैसे देगा? उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के पास 2,40,000 किलोमीटर सड़क है। 1,82,000 किलोमीटर सड़क ग्रामीण अंचल की है। गांव की सड़कों की हालत जाकर देख लीजिए। तो नारा तो इनका है सबका साथ सबका विकास, इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ दुर्व्यवहार, ये योगी आदित्यनाथ जी एक डफर चीफ मिनिस्टर है। मेरे वर्ड को ध्यान दीजिएगा, मैंने डफर चीफ मिनिस्टर बोला है। उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे अप्रासंगिक मुख्यमंत्री हैं। इनकी प्रासंगिकता नहीं है। जो उत्तर प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश बनने के करीब था, जिस उत्तर प्रदेश को श्री अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेसवे दिया, मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं। आपके पॉडकास्ट में मैं आपसे जब रूबरू हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अपने नेता की कृतियों के बारे में, जो उन्होंने कृतियों के माध्यम से अमृत को उत्तर प्रदेश को पहुंचा दिया। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में इकलौते ऐसे नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने एक सड़क का उद्घाटन सुखोई से किया, मालवाहक विमान से किया, हरक्यूलिस से किया। ऐसे ऐसे फाइटर प्लेन और मालवाहक विमान सड़कों पर उतार करके सड़कों की टेस्टिंग किया। किसके लिए? उन्होंने सड़क को इसलिए नहीं बनाया कि हम इस पर गाड़ियों का फर्राटा भरेंगे, गाड़ियों को दौड़ाएंगे। श्री अखिलेश यादव जी ने वो सड़क इसलिए बनाया कि कभी भी भारत में हमारे दुश्मन देश आक्रमण करते हैं, कभी भी हमारे भारत पर हमारे दुश्मन देश हमला करते हैं, तो वायुसेना को यह सड़क हम समर्पित करते हैं। राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा हमारे नेता में है, वो योगी आदित्यनाथ में नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी दिखावे की राजनीति करते हैं और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी यथार्थ की राजनीति करते हैं, वास्तविकता की राजनीति करते हैं और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को निस्तारित करते हैं और उन्हीं पर बात करते हैं। नहीं, बिल्कुल हम सहमत हैं आपकी बातों से। कुछ बातों से हम सहमत हैं, सब सारी बातों से तो हम नहीं सहमत हो सकते हैं। बहरहाल ये आपका व्यक्तिगत विचार है। इसमें विपक्ष का क्या रोल है वो उनका, जैसे आपने अभी बीच में बात किया, बेरोजगारी से संबंधित बात किया, तो बहुत बड़ी समस्या है और प्रदेश की ही नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, ये हम मानते हैं। तो क्या ये सरकार की कोई राजनीतिक या रणनीति है या कोई चाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? अगर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी तो आरक्षण का पालन करना पड़ेगा। सरकारी नौकरियां दी जाएंगी तो गरीब परिवार के नौजवान आएंगे, दलित परिवार के नौजवान आएंगे, पिछड़े वर्ग के नौजवान आएंगे, जो शोषित वंचित लोग हैं उस परिवार के नौजवान आएंगे। उनको नौकरियों से वंचित तो करने की साजिश केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की है ही, शिक्षा से भी वंचित करने की साजिश है। मैं ये बात डंके की चोट पे कह रहा हूं, इसलिए कि इतनी महंगी शिक्षा कर दीजिए, इतना प्राइवेटाइजेशन दिन पर दिन करते चले जाइए कि गरीब परिवार के लोग, कमजोर, दलित, शोषित, वंचित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उसी तरह से वो इससे विरक्त हो जाएंगे। इसलिए कि जब वो 5 किलो राशन पर उनको आपने जीवन यापन करने पर मजबूर कर दिया, तो इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ कैसे करेंगे वो, इतनी महंगी डिग्रियाँ कैसे लेंगे वो? और जो नौजवानों ने अपनी मुफलिसी में जिंदगी गुजारते हुए, दुख इस बात का होता है कि हमारी पढ़ाई में माँ के गहने बिक जाते हैं, पिता के खेत रेहन हो जाते हैं, बहनों की उम्मीदें मर जाती हैं। हमको आपके वैवाहिक योजना की तरफ देखना पड़ता है कि आप हमको धनराशि देंगे तो हम अपने परिवार में विवाह का कार्यक्रम संपन्न करा पाएंगे। दुख इस बात का है कि शिक्षा को भारत जैसे देश में इतना महंगा कर दिया गया कि गरीब पिछड़े तबके के लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। और जब पढ़ नहीं पाएंगे तो नौकरियों की बात नहीं करेंगे, नौकरियों की बात नहीं करेंगे तो आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है। ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक मिली भगत है। केंद्र सरकार के पास तो तकरीबन पिछले ही चुनाव में 2019 और 2024 के चुनाव में मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने 2024 के चुनाव में कहा कि 10 लाख नौकरियां जो है हमने दिया है। अब आप सोचिए कि भारत में 6 लाख ग्राम सभाएं हैं, भारत के पास 6 लाख ग्राम सभाएं हैं। अगर प्रति वर्ष उन्होंने एक एक ग्राम सभा से एक एक आदमी को नौकरी दिया होता तो 11 वर्षों के इस कार्यकाल में 66 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार अपने अधीन जो विभाग है उनमें दी होती। आज केंद्र सरकार के पास जो विभाग है उन विभागों में 1 करोड़ 24 लाख सरकारी पद खाली हैं, पद सृजन हो नहीं रहे। जो पद खाली हैं उनको भी भरने की कोशिशें नहीं की जा रही है। अब आप सोचिए कि 11 वर्ष का प्रधानमंत्री 10 लाख मात्र नौकरी देता है, केंद्र सरकार के अधीन जो विभाग आते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी ओछी और छोटी मानसिकता के लोग हैं, इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे?
ये पूरी तरह से सरकार में बने रहना जानते हैं। बिल्कुल। जिस भी जुगत को लगा करके सरकार में बने रहना, ये बने रहते हैं। लेकिन जो जनता से आपने वादा किया, जनता को जो भरोसा दिया आपने, अगर जनता को आप छलेंगे, जनता को धोखा देंगे, तो भारत की जनता तो गुलामी का भी दौर देखी है और बगावत करके बड़े बड़े सत्ता में बैठे हुए सामंतियों को भी सत्ता से बाहर भारत की जनता ने किया है। तो मोदी जी को और योगी जी को यह बात नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन सत्ता बदलेगी और जनता की चौखट पर जिस दिन जाएंगे, यही जनता दौड़ा दौड़ा करके सवाल पूछेगी कि आपने कहा कुछ और, किया कुछ और, अब हमारी बारी है, हम आपका हिसाब करेंगे। लेकिन यही जनता 2 बार मुख्यमंत्री को रिपीट की, 3 बार केंद्र में बीजेपी को फिर रिपीट की, फिर आप कह रहे हैं कि ये जनता दौड़ा दौड़ा की, ये कैसे हो सकता है? वही जनता फिर लेकर आ रही है। वक्त आने दे ऐ आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बिल्कुल। भारत की जनता बहुत बर्दाश्त करने वाली जनता है, बहुत हद तक इंतजार करती है। मोदी जी ने जिस तरह से देश को गुमराह किया, देश को जिस तरह से अंधकार में मोदी जी ने रखा, अपने एक झूठे व्यक्तित्व को एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बना करके अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने की कोशिश किया। मोदी जी और योगी जी भारत के सबसे असफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे असफल मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी की गिनती होगी तो योगी आदित्यनाथ की होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 57,184 ग्राम सभाएं हैं। अभी पंचायती राज में चुनाव होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बस पंचायत का चुनाव नजदीक है। 57,184 ग्राम सभाएं हैं। 10 बरस का आपका कार्यकाल होने जा रहा है। 2027 में आप 10 बरस के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बिल्कुल। 550 लाख करोड़ रुपए इनको मिले हैं इनके हाल के 9 वर्षों में, योगी आदित्यनाथ जी को। एक मुख्यमंत्री को 9 बरस के कार्यकाल में 550 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। 550 लाख करोड़ रुपए अगर मैं लखनऊ से देवरिया तक बिछाऊंगा तो 4 बार बिछाना पड़ेगा 350 किलोमीटर, तब भी वो जगह भरेगी नहीं। इतने रकम मिले हैं योगी आदित्यनाथ को। पूछिए ना योगी आदित्यनाथ जी से। इन्वेस्टर समिट आप कराते हैं, 200 करोड़ रुपए आप खर्च करते हैं, गमला लगाते हैं सड़कों के किनारे, अडानी जी को बुलाते हैं, अंबानी जी को बुलाते हैं, देश और दुनिया से तमाम उद्योगपतियों को बुलाते हैं और उनके बुलावे पर 200 करोड़ रुपए पानी की तरफ बहा देते हैं। आखिर कौन सा उत्तर प्रदेश उनको दिखाना चाहते हैं आप? वास्तविकता क्यों नहीं दिखाते आप? आप कहते हैं कि हमारे पास जो है 99 लाख हमने वो लगा दिया है, क्या बोलते हैं, लघु इकाई लगा दिया हमने। कहाँ है हमारी फैक्ट्रियाँ? कहाँ है 99 लाख? जब हमारे पास ग्राम सभाएं ही है 57,000, तो 99 लाख फैक्ट्री कहाँ से लगा दिया आपने? सही। पैसे का बंदरबाट किया है। अनुपूरक बजट लेकर के 24,000 करोड़ कहाँ है? 4 दिन का सत्र अभी देखा है आपने। विभागों में पैसे खर्च नहीं हुए। स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो विभाग हैं उन विभागों में 40% पैसे नहीं खर्च हुए हैं और आप अनुपूरक बजट लेकर के आ रहे हैं। इतने डफर लीडर भारतीय जनता पार्टी में हैं जो सिर्फ और सिर्फ झूठ, छल, प्रपंच और धोखे की राजनीति करते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। अब मीडिया का तो पूछना नहीं है। अब चूंकि मैं आपके साथ बैठा हूं पॉडकास्ट में, आपसे बात कर रहा हूं, मीडिया पर मैं कोई बात टिप्पणी के रूप में नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जनता अगर आप पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, तो जनता के प्रति ईमानदार रही है। आखिर मीडिया ने क्यों नहीं इस बार की रिपोर्ट छापी है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना पैसा खर्च किया है? हर बार तो ये रिपोर्ट आप छापते थे, टेलीविजन पे दिखाते थे, लेकिन क्यों नहीं बताया उत्तर प्रदेश की जनता को कि अनुपूरक बजट योगी आदित्यनाथ सरकार लेकर के आ रही है, आखिर पैसा कितना खर्च हुआ है किस विभाग में? मैं आपसे बता रहा हूं कि 50% भी पैसा विभागों का खर्च नहीं हुआ है। आखिर इसका हिसाब कौन देगा? योगी आदित्यनाथ जी, जब हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष थे, योगी आदित्यनाथ जी अपने रौ में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी अगर आपके आंखों में आंखें डाल करके बात करती है, आपके सामने लड़ती है, आपके सामने संघर्ष करती है, मुद्दों पर राजनीति करती है। दुख जानते किस बात का होता है कि जनता के मुद्दों पर लड़ते हुए हमारे 28,000 महत्वपूर्ण पार्टी के वर्करों के ऊपर गैंगस्टर लगा है, गुंडा एक्ट लगा है। इन 9 वर्षों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। उन नौजवानों के भविष्य के बारे में कौन सोचेगा?
उन नेताओं के बारे में कौन सोचेगा जिनके घरों पे आपने बुलडोजर चला दिया, उनके घरों को जमींदोज करते रहे आप एक मुख्यमंत्री हैं। इतना तो लोकतांत्रिक आपका आवरण होना चाहिए कि कम से कम जनता की बात आप सुनते। हम तो खेती की बात करते, किसानी की बात करते, मजदूरों की बात करते, छात्रों की बात करते, महिलाओं की बात करते, और आप हमारे ऊपर गैंगस्टर लगाते हैं कि तुम छात्रों की बात मत करो, महिलाओं की बात मत करो, किसानों की बात मत करो। अरे ये बेशर्म लोग सत्ता में बैठे हैं। 750 से ऊपर किसानों ने जान गंवा दी अपनी काले कानून, किसानों के जो काले कानून आए थे, लड़ते लड़ते इसी लखीमपुर में 4 किसानों के ऊपर एक मिनिस्टर का लड़का थार गाड़ी चढ़ा दिया। आंख की पानी मर गई है इनकी, आंख की पानी इनकी मर गई है। ये सत्ता में बैठे हैं, ढोंग छल प्रपंच और धोखे करके बैठे हैं, धोखे की राजनीति ये करते हैं। इन पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये तो अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं। इनका जो स्वभाव है वो भारतीय संस्कृति वाला स्वभाव ही नहीं है। ये रात दिन भोपू बजाते रहते हैं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद लेकर के आएंगे। किस बात का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है आपका? कमीशन आप खाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी बोल दें। उनका जो लोक भवन है, जो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया, जिन लोक भवन के सामने अटल जी की प्रतिमा आपने लगाई है, लोक भवन हमने बनाया, प्रतिमा आपने लगा ली। खेती हम करते हैं, अनाज आप बेचते हैं। तो ये तो सामंती राजघराना चलता था कि गांव के गरीब गुरबा लोग खेती करते थे और राजा के घर अनाज जाता था, वही प्रथा इस समय चल रही है। लोक भवन हमने बनाया, अटल जी की मूर्ति आपने लगा दी। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि उसी मूर्ति के बगल में हम राम शरण दास जी का भी मूर्ति लगाएंगे लोक भवन में। हमारे नेता, हमारे राम शरण दास जी प्रदेश अध्यक्ष रहे पार्टी के। लोक भवन में प्रमुख सचिव से लेकर के प्यून तक, मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे दोनों हाथों से पैसा बटोरा जा रहा है, लूटा जा रहा है उत्तर प्रदेश को। योगी आदित्यनाथ जी बच नहीं पाएंगे, जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि आपके मातहत दोनों हाथों से पैसा लूट रहे हैं। जनता की बात आप करते हैं, बड़ी बड़ी लक्ष्यदार बातें करते हैं, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। हमारे नेता ने कहा, श्री अखिलेश यादव जी ने आंखों में आंखें डाल करके कहा, योगी आदित्यनाथ जी आपकी कुवत और आपकी सरकार में हैसियत हो तो टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी करिए। आप बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, अगर इन्होंने अपना मुकदमा वापस नहीं लिया होता तो उन टॉप 100 अपराधियों में इनका भी नाम होता, केशव प्रसाद मौर्य जी का भी नाम होता। ये दोनों लोग पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 2017 में ये तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का पहला काम कोई करो या मत करो, अपना मुकदमा तुम पहले वापस ले लो। दोनों लोग मिलकर के अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं। अगर इन्होंने मुकदमा वापस नहीं लिया होता तो ये कहाँ होते? पीएमएलए कोर्ट में होते कि नहीं होते? बिल्कुल सजा कराते हैं रात दिन घूम घूम करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को पीएमएलए कोर्ट के माध्यम से। ये होते कि नहीं होते? पीएमएलए कोर्ट में सजा इनको मिलती कि नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती। लेकिन वो तो कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत टाइट है हमारे यहाँ, हमने बहुत अच्छा कर दिया है। योगी आदित्यनाथ जी ही कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब एक संत होकर के असत्य बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हमारी परंपरा कभी असत्य बोलने की नहीं रही है। हमारी हमेशा परंपरा इस बात को रही है कि गलती अगर आपसे हुई है तो स्वीकार करिए, और गलती नहीं हुई है तो जनता का सामना करिए। योगी आदित्यनाथ जी, मतलब दुख इस बात का होता है कि एक यंग चीफ मिनिस्टर, जेपीएनआईसी की क्या गलती थी? 90% काम हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरा करा दिया था। संजोग से आप मुख्यमंत्री बन गए। 10% काम करना था, और जयप्रकाश नारायण जी के नाम से इतना चिढ़ आपको, इतना दर्द आपको। कहते हैं कि हमने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इंदिरा जी के खिलाफ हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादियों के साथ आंदोलन किया था, और वही समाजवादी पूरी पृष्ठभूमि ऑडिटोरियम 90% काम पूरा हो जाता है, और 9 वर्षों से वह जेपीएनआईसी देख रहा है कि कब हमको खूबसूरत बनाया जाएगा, कब हमें सुंदर किया जाएगा, कब हमारे अंदर सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी वो ऑडिटोरियम थी, पहला ऐसा बिल्डिंग था जिस पर ऊपरी सतह पर हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था की गई थी। अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई है कि कार्य शुरू किया जा रहा है। इस सरकार में केवल चर्चा होता है। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये 3 ही चीज़ है इस सरकार में। झूठों की भरमार है, ये जान लीजिए।
वो कहा जाता है ना कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। लंठों का, लफंगों का, गुंडों का, दबंगों का वर्चस्व है। कोडिन भैया देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहुबलियों की भरमार है। बाबू अभय सिंह, बाबू ब्रजेश सिंह, बाबू धनंजय सिंह, ये सब लोग योगी जी जैसे संत हैं। योगी जी के ये शागिर्द हैं तीनों लोग, बहुत खास है उनके। योगी जी के लिए रात दिन भोंपू बजाते रहते हैं ये लोग। जनता समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश का नौजवान तय कर चुका है कि श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बीच में एक छोटा सा सवाल हम फिर करेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर बंद थे, फिर उनकी सज़ा माफ़ कर दी जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये कोई राजनीतिक दबाव में हुआ है, या फिर इस पे राजनीति की गई है, या चुनाव आने वाले हैं उसके मद्देनज़र ऐसा कुछ किया गया है? माननीय न्यायालय पर तो कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि न्यायिक प्रक्रिया पर हम लोग बहुत भरोसा और विश्वास करते हैं। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर एक बलात्कारी थे, जनता की नज़र में एक बलात्कारी हैं और जनता की नज़र में एक बलात्कारी रहेंगे। जिस तरह से माँ की चीखों को, उस बेटी की चीख को हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा सुन रहा है कि एक माँ बेटी भारत की इंडिया गेट पर बैठ करके अपने न्याय की दुहाई दे रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। पिता जेल में ही मर जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। वक्त कहता है बदल जाओ, समय कहता है संभल जाओ। जिस घर को था मैंने बनाया, आज वही घर कहता है निकल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। उस मां के और उस बेटी के दर्द को समझिए। उनकी पीड़ा को कौन समझेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार समझने को तैयार नहीं है। भारत की सरकार, जिसके नाक के नीचे वो मां बेटी बैठ करके इस सर्द में अपने न्याय की गुहार लगा रही है, भारत के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी सुनने को तैयार नहीं है। और भारत की न्यायपालिका ने तो फैसला ही दे दिया है, किससे उम्मीद करें? मां बेटी ने कहा है कि हम जान दे देंगे। क्या किसी भी सरकार के किसी मुलाजिम के मुंह से आपने सुना है कि आपके न्याय की बात की जाएगी? ऊपर से लेकर के नीचे तक, मालिक से लेकर के मेहतर तक एक शब्द किसी ने यह नहीं कहा है कि न्याय की बात आपकी की जाएगी। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, श्री अखिलेश यादव जी के समाजवादी नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर काम करने वाले लोग हैं। हम लोग ना डरते हैं ना झुकते हैं। हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए पूरा जहां है। हम तो समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, गरीबी दूर करने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। यही बात तो सांप्रदायिक शक्तियों को चुभ जाती है कि तुम पिछड़ों की बात क्यों करते हो, दलितों की बात क्यों करते हो, अल्पसंख्यकों की बात क्यों करते हो, छात्रों की बात क्यों करते हो? इसलिए कि हम गरीबों की जब बात करते हैं तो वह अमीरों की बात करते हैं। वो बीजेपी भी उसी रास्ते पे तो आ गई। आपने देखा अभी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और ये भी प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, वो आपके बिहार के नितिन नवीन जी को कार्यकारी यानी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो हम दोनों में समानता अगर देखें तो 7 बार के सांसद, उनको प्रदेश अध्यक्ष का ही पद दिया गया, और नितिन नवीन जी 5 बार के मात्र विधायक हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। तो इसमें आपके किस नज़र से देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी जब परिवारवाद पर बोलती है तो एक क्षोभ सा महसूस होता है। नहीं, इसमें तो कोई परिवारवाद तो नहीं हुआ। नितिन नवीन जी के पिताजी कौन थे? अच्छा, एमएलए थे, विधायक थे। उन्हीं की सीट पर ये चुनाव लड़े नितिन नवीन जी। मतलब विधायक का बेटा विधायक बना, और विधायक के बाद से भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। और उनके बारे में बिहार में बहुत खूबियां पता है लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? बहुत खूबियां है उनके अंदर, आएगा सामने। खुल के नहीं बोलेंगे। मनीष सिंह कभी डरते और झुकते नहीं है। एक ही चीज सत्य है, मृत्यु। जितना मैं जानूंगा वो मेरी जुबान पर रहेगा।
नितिन नवीन जी कई कलाओं के महारत हासिल कर चुके हैं, उनके अंदर विभिन्न कलाएं हैं, देखिएगा आएगा जनता के सामने। और ये बाबू पंकज चौधरी जी बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित हैं, उनका आदर है, बहुत लंबा उनका संसदीय जीवन है। 7 बार के सांसद रहे हैं और केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी हैं 2 बार के, तो लंबा कार्यकाल तो है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमेशा बनाते रहते हैं, वो जोड़ घटाना के बहुत माहिर आदमी है। गणित बहुत अच्छी है। हाँ, गणित उनकी बहुत अच्छी है, प्लस माइनस दोनों करना जानते हैं वो। तो क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आंतरिक अंतरकलह है और अंतर्द्वंद है, नितिन नवीन जी पटना से दिल्ली गए हैं और वित्त राज्य मंत्री जी दिल्ली से लखनऊ आए हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मैं यही कहना चाह रहा था। 2 जातियों के विधायकों की बैठक भारतीय जनता पार्टी में हो चुकी है। हाँ, मैं हम चर्चा जब करने वाला था, लेकिन आप हम बोल जब रहे बैठक करते हैं तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आप जातीय सम्मेलन नहीं कर सकते, आप जातीय बैठक नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश और देश की सामाजिकता ताना बाना का ढांचा टूट जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी फरमान जारी करते हैं। इससे पहले भी तो बैठक हुई है, तो उसमें नहीं हुआ था। इस बार ब्राह्मण लोग बैठे, मैं कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बार अगर ब्राह्मण बैठे तो ये बातें उठ के आई। इससे पहले ठाकुर भी तो बैठे थे। ठाकुर विधायक क्यों बैठे और ब्राह्मण विधायक क्यों बैठे, इसके तह में जाने की जरूरत है, इसके तह को टटोलने की जरूरत है। जब समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए, समाजवादी पार्टी का कोई नेता जब जमात की बात करता है, सबको साथ में लेकर के चलने की बात करता है, जब हमारे नेता ने कहा कि पीडीए एक वटवृक्ष है, पीडीए एक परिवार है, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण में अपने कहा कि अखिलेश यादव जी जातीय गोलबंदी कर रहे हैं और इन्हीं के पार्टी के एमएलए जातीय गोलबंद होकर के सरकार के अंदर के जो अंतरकला है उसको जनता के सामने फ्लोर पर ला दिया। बैठक में विपक्ष के लोग एक असफल मुख्यमंत्री जिनके बारे में उनकी ही पार्टी के लोग लीड करते हुए विधायकों की जातीय बैठक करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम तो जातिवाद में भरोसा ही नहीं करते। दिया तले अंधेरा, घर जल गया। पंकज चौधरी ने तो अल्टीमेटम दे दिया है। तो पंकज चौधरी जी ने अल्टीमेटम दिया है तो फेसबुक और सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम उठा करके देख लीजिए। पंकज चौधरी जी के इसी फरमान के बाद से किस तरह की टिप्पणियां उसी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की तरफ से की जा रही हैं। यानी आपके कहने का मतलब है कि जमीन खिसक रही है। जमीन बची ही कहाँ है कि खिसकेगी। श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति की वह ताकत दिखा दिया है कि 2024 में अयोध्या जैसी पावन धरती की सीट हार गए भारतीय जनता पार्टी के लोग। श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो एक वटवृक्ष बनाया खूबसूरत, पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम को दिखाया और पीडीए ने जब अपने अधिकार को जाना और पीडीए ने यह महसूस किया कि श्री अखिलेश यादव जी हमारे हक की बात कर सकते हैं, सड़क से लेकर के सदन तक जेपीएनआईसी के गेट पर जब फांदते हुए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को हिंदुस्तान की मीडिया ने देखा तो समझ गई कि अखिलेश यादव जी लंबी रेस के नेता हैं। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की पुलिस खड़ी की खड़ी रह गई और बड़ी की बड़ी बैरिकेडिंगें की गई थी और श्री अखिलेश यादव जी ने फलांग मार दिया वहां पर और चुनौती देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी, वह दिन दूर नहीं है जब समाजवाद का परचम लाल किले पर फहराएगा। जब 37 सांसदों के साथ हमारे नेता गांव गरीब की बात करते हैं, खेत खलिहान की बात करते हैं, छात्र नौजवान की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ना हम डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। हम काफ़ी देर से आपसे बातें करते रहे, लेकिन हमने आपके बारे में तो अभी पूछा ही नहीं। तो आप अपने बारे में तो बताए नहीं, कहाँ से आए हैं, क्या हैं, इसके बारे में तो आप बताए नहीं, हमने पूछा भी नहीं। आप एक बार इस पर विशेष आप। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। वाह वाह, क्या बात है। मतलब शायर हैं। जनपद
देवरिया के एक छोटे से गांव से निकल करके मैंने अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी को 2004 में पहली बार देखा था और मैं उनका एक अनुयायी बन करके, उनका एक कार्यकर्ता बन करके समता की बात, समानता की बात, एकता की बात, अखंडता की बात मैं चाहता, अगर मेरे अंदर जातीय कीड़ा अगर होता तो मैं शायद दिग्विजय सिंह को अपना नेता मान लेता, मैं राजनाथ सिंह को अपना नेता मान लेता। उसी समय उफान पर योगी आदित्यनाथ थे, मैं हिंदू वाहिनी का झंडा उठा लेता। हाँ, जाहिर सी बात आपके बगल से। लेकिन मैंने अपना नेता श्री अखिलेश यादव जी को माना, इसलिए कि गांव की गरीबी, गांव की तंगहाली और गांव की जो दुर्दशा है उसकी चिंता सिर्फ समाजवादी पार्टी करती है। श्री अखिलेश यादव जी की जनेश्वर मिश्रा ग्राम सभा योजना देखिए, लोहिया आवास की योजना देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में क्या कोई ऐसी योजना देखने को मिलती है? और समाजवादी पार्टी में तो मैं विधानसभा की कमेटी में विशेष आमंत्रित सदस्य से यहां तक का सफर मैंने तय किया है। यानी काफी लंबा आपका कार्यकाल। 23 वर्षों का मेरा राजनीतिक जीवन है। मेरे नेता ने कोई ऐसा, मैं जिस पद के लायक था मेरे नेता ने मुझको वो पद दिया और मैं अपने नेता को अपने लिए भगवान की तरह मानता हूं, इसलिए कि भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध होता है वही एक नेता और कार्यकर्ता के बीच का संबंध होता है। बिना मांगे जब सब कुछ मिल जाए तो समझिए कि वो भगवान और भक्त का संबंध है। एक विशेष आमंत्रित सदस्य, विधानसभा स्तर की कमेटी का एक नौजवान योजन सभा का राष्ट्रीय महासचिव बनता है, उत्तर प्रदेश सहयोग ग्रुप का डायरेक्टर बनाया जाता है और आज समाजवादी पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। कल क्या बनूंगा वो सिर्फ ईश्वर को पता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है। जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के मुद्दों के लिए लड़ता हूँ और जनता के लिए संघर्ष करता हूँ। 1994 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया जब मेरी उम्र 10 बरस थी। मेरे छोटे भाई, छोटी बहन और माँ के साथ मैंने वहाँ से अपने जीवन की शुरुआत किया और जीवन की कोई ऐसी दुर्दशा नहीं है जो हमने नज़दीक से न देखी हो। पढ़ाई भी बेतरतीब रही, बहुत बेतरतीब पढ़ाई रही। कई बार क्लास में जाने का मौका नहीं मिलता था, घर की जिम्मेदारियां कई बार स्कूल नहीं जाने देती थी। खेलने का मुझे बहुत शौक था, क्रिकेट मुझे खेलना बहुत पसंद था। अपना कैरियर मैं क्रिकेट में बनाना चाहता तो नहीं बना पाया। राजनीति, लेकिन मैं राजनीति में कब आ गया मैं कोई सुनियोजित तरीके से राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं एक्सीडेंटल में राजनीति में आया, अचानक से आया हूँ मैं राजनीति में। कैसे? अब ये बड़ी लंबी कहानी है, कभी और बैठेंगे तो इस पर बात होगी। वही मैंने कहा ना कि अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी का भाषण सुना और मैं उनका हो गया। 2004 के लोकसभा के चुनाव में वो प्रचार करने आए थे और मोहन सिंह जी देवरिया से सांसद चुने गए थे और उनके लिए भाषण करने आए थे हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी, और उनका भाषण सुना और उनका हो गया मैं। सभा में जाके सुने होंगे, तब तो ना मोबाइल का जमाना था ना। तो वहाँ से मेरी राजनीतिक जिंदगी है कि मैं दूर खड़ा गरीब कमजोर परिवार का नौजवान एक नेता का भाषण सुनता है और हमेशा के लिए उनका हो जाता है। इसीलिए ना तो हम लोग डरते हैं न झुकते हैं। जनता के ऊपर जो हो रहे अन्याय है उनके न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। 2027 की अगर बात करें तो फिर विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या तैयारी है अखिलेश यादव जी की, आपकी, आपके कार्यकर्ताओं की? 57,000 से ऊपर हमारे उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाएं हैं। समाजवादी पार्टी की बूथ कमेटी बन करके तैयार है। 800 से ऊपर ब्लॉक हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मुस्तैद हैं, हमारी ब्लॉक की कमेटियां काम कर रही हैं। विधानसभा स्तर की हमारी कमेटी बन चुकी है, विधानसभा स्तर पर पूरा काम चल रहा है, जनपद स्तर पर पूरा काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी इस समय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हराने के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ के सामंती राजनीतिक चरित्र जनता के सामने उजागर करना और जनता के बीच में यह बताना कि योगी आदित्यनाथ जी ने 10 वर्षों के अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश का कितना नुकसान किया है। गरीबों का, कमजोरों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का कितना उन्होंने भारी व्यक्तिगत नुकसान किया है। सरकारी स्तर पर तो नुकसान जो किया वो किया ही है,
योगी आदित्यनाथ जी ने व्यक्तिगत भी बहुत नुकसान किया है। चले जाइए, पिछड़े वर्ग के अधिकारी को अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ब्यूरोक्रेट्स जो लोग हैं उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाती है, उनको अच्छी जगह पर काम करने का अधिकार नहीं दिया जाता है। जब आपके नौकरी में असमानताएं हैं, पोस्टिंग देने में असमानताएं हैं, ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर जो भारी खेल है, कौन नहीं जान रहा इस बात को, कौन नहीं समझ रहा है। ब्रजेश पाठक जी और केशव प्रसाद मौर्य तो योगी आदित्यनाथ जी की कठपुतली हैं। नहीं भाई, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते। उप मुख्यमंत्री है भाई। नहीं, उप मतलब चुप, उप मतलब चुप। दोनों सुबह सदरी पहन करके मीडिया के सामने बाइट देने के लिए खड़ा हो जाते हैं और रोज सदरी बदलते हैं, मोदी जी का पूरा अनुसरण करते हैं। दोनों केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी और ये ब्रजेश पाठक जी दोनों सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके सदरी चढ़ा लेते हैं और अपने डिपार्टमेंट की समीक्षा नहीं करते हैं, पहले मीडिया की समीक्षा करते हैं। और ANI पर कोई बाइट देगा, कोई किसी निजी चैनल पर इंटरव्यू देगा कि दिन भर हम टीवी पर चमकते रहे, दिखते रहे। जनता के बीच में चमकना और दिखना नहीं है, इसलिए कि जनता जब सवाल पूछती है तो इनके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। इसीलिए ये जनता के बीच में नहीं जाते। जनसभा करिए, जनता के बीच में जाइए ना। जिले का दौरा करेंगे तो अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, विभागीय समीक्षा करते हैं, कहते हैं हमने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया। अरे जनता को बुला के मीटिंग करिए ना, जनता एक एक धागा वहीं खोल के रख देगी। ये दोनों लोग जो योगी आदित्यनाथ जी के शागिर्द हैं, ये योगी बाबा से भी 10 कदम आगे हैं। इन तीनों की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को जो दर्द दिया है उसको जनता बहुत लंबे समय तक भूल नहीं जाएगी। और एक बार ये विदा हो गए तो आपसे मैं कह रहा हूँ ये अपने इस जीवन में फिर उत्तर प्रदेश की किसी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जनता डरने लगती है कि वो पहले से धमकी वगैरह देने लगते हैं कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा। अभी आपकी बातों में भी लगा कि एक बार अगर आ गए तो फिर नहीं आएंगे, तो क्या है कुछ सही? मैंने धमकी का कोई शब्द ही नहीं बोला। नहीं, आपने धमकी नहीं दिया, इशारा था। नहीं, अरे मैंने ये बात देखिए, मैंने यह कहा है कि यह तीनों लोगों ने जो करतानी किया है इन 9 वर्षों में ना, अगर जनता के आशीर्वाद से ये जिस दिन विदा हो गए फिर उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर कुर्सी पर नहीं लाएगी। ये किसी कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है। पिछड़े कैसे बैठाएंगे कुर्सी पर जब उनके आरक्षण को आपने खत्म कर दिया? आरक्षण के लिए चिल्लाते रहे नौजवान, लड़ते रहे, लाठियों से आप पीटते रहे, पानी का फुहारा मारते रहे उनके ऊपर, ठंडी में उनके ऊपर उनके कपड़े उतार करके थानों में पिटवाते रहे, घरों पर बुलडोजर चलते रहे। कैसे कोई बैठाएगा आप बताइए? भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक अपमान नहीं किया है। राजनीतिक अपमान करने के साथ साथ पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का सामाजिक अपमान किया है। और सामाजिक अपमान जब किसी का होता है तो व्यक्ति भूलता नहीं है। मैंने इस बात को संकेत में कहा है कि एक बार जब ये विदा हुए फिर जनता टाटा बाय बाय कर देगी, फिर पता नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी समय आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम बैठेंगे सिर्फ आपके पॉडकास्ट में उत्तर प्रदेश की महान जनता से इतना ही आग्रह करना चाहते हैं कि अपने अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, देश का ग्रोथ स्टेट और ग्रोथ इंजन बनाने के लिए श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। और श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो गांव गरीब, खेत खलिहान, किसान, मजदूर हैं, उनके जीवन में एक नई प्रगति दिखेगी, एक नई उन्नति दिखेगी। इसी आशा के साथ आपसे बातचीत जो मेरी पॉडकास्ट में हुई है, मुझे भी बहुत खुशी है। आपकी पूरी टीम को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे फिर हम आपको बुलाएं, एक नए पद के साथ आप आएँ। थैंक यू।